बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक से चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का टॉपिक डाटा एनालिटिक्स है। डाटा एनालिसिस में इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स में मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी और डाटा विजुअलाइजेशन के टूल्स शामिल हैं। इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टूल्स दिए गए हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के टूल्स किस लिए काम आते हैं, अगर थोड़ा सा हम उसकी तमहीद मान लें कि आजकल आप जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक पे एक वीडियो देखते हैं और बहुत सारी उसी तरह की वीडियोस आपको पेश कर दी जाती है। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं, आपके पैटर्न के मुताबिक, आपके ट्रेंड के मुताबिक, आपकी लाइकनेस के मुताबिक, यूट्यूब एल्गोरिदम के मुताबिक आपको उसी तरह की वीडियोस पेश करना शुरू कर देता है। इसके बैक एंड पे क्या लॉजिक है? इसके बैक एंड पे डाटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व है। डाटा एनालिसिस में पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है, ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा टू कन्वर्ट देम इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जब डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। तो बेसिकली डाटा एनालिटिक्स डाटा का बगौर तज्जिया है, बारीकी के साथ तज्जिया है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका एनालिसिस करते हैं, उतना ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे फार्मूले प्रोवाइड करता है जिससे आप डाटा की एनालिसिस कर पाते हैं, डाटा को समझ पाते हैं। डाटा सेट्स के बहुत बड़े बड़े आपके पास अंबार लग जाते हैं, लार्ज सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी समरी बना पाते हैं आप और उसमें से कुछ कंक्लूजन ड्रा कर पाते हैं। अब डाटा स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आपके पास जो मेन टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद डाटा का रुझान मालूम करना है, सेंट्रल वैल्यू मालूम करना है। डाटा सेट में जो वैल्यू मेन वैल्यू है उसको मालूम करना है। 3 किस्म के तरीके आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन और मॉड। तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, उनके फार्मूले को देखेंगे। मीन जो है वो एवरेज को कहते हैं, औसत वैल्यू को कहते हैं, औसतन वैल्यू को कहते हैं। पहले आपको एक देसी मिसाल से समझाते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक बॉलर है और उसने मैच में 5 ओवर्स करवाए हैं। पहले ओवर में उसको 5 स्कोर पड़ा, दूसरे में 6, तीसरे में 7 स्कोर पड़ा, चौथे में 8 और 5वें में 9 स्कोर पड़ा। अब आपके पास स्क्रीन पर एवरेज वैल्यूज आ रही होती हैं कि इसको ऑन एवरेज औसतन कितना स्कोर पड़ा फी ओवर। तो आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और चूंकि उसने 5 ओवर्स कराए हैं तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कहलाएगी। तो ये वैल्यू मोस्ट कॉमन वैल्यू आपके डाटा सेट की होती है। तो अगर मीन को फार्मूला वाइज डिस्कस करें तो मीन एवरेज वैल्यू होती है तमाम नंबर्स की जो आपके डाटा सेट में मौजूद है। और कैसे मालूम की जाती है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल लिखी हुई है। 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर लिखे हुए 50, 60, 70, 80 और 90। अब आप इस क्लास के इन 5 बच्चों की औसतन स्कोर मालूम करना चाहते हैं, एवरेज मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आपने 5 बच्चों के स्कोर को ऐड किया और 5 पे डिवाइड कर दिया, मीन वैल्यू आ गई 70। तो ऑन एवरेज इस क्लास के बच्चों ने 70 मार्क्स स्कोर किए हैं इन द एग्जाम, इन द टेस्ट। इस तरीके से आपकी मीन वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो मीन वैल्यू बताती है कि इस वैल्यू के इर्द गिर्द आपका डाटा जो है डाटा सेट में मौजूद है। अब नेक्स्ट वैल्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है मीडियन। मीडियन से मुराद मिडल वैल्यू ऑफ योर डाटा है। आपके डाटा सेट की दरमियानी वैल्यू को मीडियन कहा जाता है। दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपके लिए यह शर्त लाजिम है कि आप अपने डाटा सेट को पहले अरेंज करेंगे। अब अरेंज आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको एग्जांपल नजर आ रही है, इसमें आपके वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मीडियन में 2 केसेस को डिस्कस किया जाता है।
जब आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज डाटा सेट में ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हो और जब आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज डाटा सेट में इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो। अब जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं तो एग्जैक्टली मिडल वैल्यू डायरेक्टली निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड के देखें तो 5 स्कोर्स आपको बताए गए 50, 60, 70, 80 और 90। तो 5 आपके डाटा सेट के एलिमेंट्स हैं जिनमें से मिडल वैल्यू आपकी थर्ड वैल्यू बन रही है जो कि 70। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। और शर्त आपने याद रखनी है कि डेटा आपका अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो मीडियन वैल्यू हमेशा एवरेज ऑफ द टू मिडल नंबर्स आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लाइड के राइट साइड पे देखें तो 4 बच्चों के स्कोर आपको दिखाए गए 50, 60, 70 और 80। अब इसकी सेंटर में 2 वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी मीडियन वैल्यू निकल आएगी। आपको एग्जाम में इस तरह की छोटा सा डाटा सेट दिया जा सकता है तो दोनों में मीडियन आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मॉड की। मॉड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन योर डाटा सेट। वो वैल्यू जो आपके डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उस वैल्यू को मॉड कहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके डाटा सेट में कोई मॉड ना हो। अगर तमाम वैल्यूज इक्वल टाइम रिपीट हो रही हैं, इक्वल टाइम्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तमाम वैल्यूज एक एक बार आ रही हैं, तो ऐसे केस में इस डाटे का कोई मॉड नहीं होगा। सिंगल मॉड की एग्जांपल क्या है? अगर आपके डाटा सेट में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो बाकी तमाम डाटा वैल्यूज से ज्यादा बार आ रही है, जैसे कि पहली एग्जांपल में आपको 50, 60, 70, 70, 80 और 90 दिया गया, तो 72 टाइम्स अपीयर हो रहा है, लिहाजा इस डाटा सेट का मॉड 70 कहलाएगा। अब मल्टीपल मॉड्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल मॉड्स का केस क्या है? जैसे नीचे वाली एग्जांपल में स्कोर आपको दिए गए 50, 60, 70, 70, 60 और 90। इसमें 60 और 70 ट्वाइस अपीयर हो रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं और दोनों का इक्वल फ्रीक्वेंसी है रिपीट होने की, तो इस वजह से मॉड में इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर लिया जाएगा, 60 और 70 को। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कहते हैं स्कैटरनेस को, फैलने को, कि आपका डेटा जो है वो डेटा सेट में किस कदर फैला हुआ है। अब आपने अगर उसका फैलाव चेक करना है तो कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए कि किस रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है। उस रेफरेंस पॉइंट को उसका मीन या एवरेज वैल्यू कहते हैं, कि आपका जो डाटा है वो आपकी मीन वैल्यू से एवरेज वैल्यू से कितने पॉइंट्स क्लोजर है या कितने पॉइंट्स दूर है। इसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन को रीड आउट करना चाहें तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन टेल्स अस how spread out or scattered the data is. They help us understand whether data points are close to the average or far from the average, कि एवरेज के करीब है या एवरेज से दूर है। अब यहां पर 2 आपको फिगर्स दिखाई गई हैं। लो डिस्पर्शन में मीन वैल्यू जो ब्लैक कलर की आपको लाइन लगा के दिखाई गई है उसके करीब करीब डाटा वैल्यूज आ रही हैं, और हाई डिस्पर्शन में जो मीन वैल्यू की ब्लैक लाइन ड्रॉ की गई है उससे दूर दूर वैल्यूज ड्रॉ की गई। ये हाई डिस्पर्शन कहलाती है कि डाटा आपका ज्यादा फैला हुआ है, स्कैटर्ड ज्यादा है। अब इसके निकालने के 2 तरीके हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस मेजर ऑफ स्प्रेडनेस ऑफ डाटा है, स्कैटरनेस ऑफ डाटा है। इसका फार्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi minus mu whole square divided by n number of values। n number of values को represent कर रहा है, इसमें x at the base i वैल्यू ऑफ डाटा सेट को represent कर रहा है और mu जो है वो मीन वैल्यू को represent कर रहा है। इसका मतलब है कि इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको डाटा सेट का मीन निकालना लाजिम है। अब आपकी स्क्रीन पर आपको 2 डाटा सेट नजर आ रहे हैं, क्लास ए और क्लास बी का। क्लास ए में स्कोर्स हैं 50, 52, 55, 57 और 60,
इसकी मीन वैल्यू निकाली गई और वेरिएंस के फार्मूले में पुट करके आंसर निकाला गया 12.56। क्लास बी में स्कोर 30, 45, 55, 75 और 90। मीन वैल्यू 59 आई और वेरिएंस की वैल्यू 454 आई। यहां से यह पता चला कि क्लास बी का स्कोर जो है वो बड़ा है क्लास ए के स्कोर से। इसका मतलब क्लास बी का डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है अपनी मीन वैल्यू से। अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की गई हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपकी जो फर्स्ट डाटा सेट था उसमें एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। पांचों वैल्यूज को ऐड किया गया और डिवाइड बाय 5 किया गया, इज इक्वल टू 274/5 आपका रिजल्ट आया और मीन कैलकुलेट हो गया 54.8। उसके बाद स्क्वायर डेविएशन निकालने के लिए आपने ये कॉलम बनाया, अपना एक टेबल बनाया, उसमें एक्स आई वैल्यूज को मेंशन किया 50, 52, 55, 57 और 60। एक्स आई माइनस म्यू का कॉलम बनाया, हर डेटा वैल्यू से उसके मीन को माइनस किया और जो आंसर आया उसको आप रिकॉर्ड करते गए, जैसे 50 माइनस 54.8 इज इक्वल टू माइनस 4.8। हमें इस वैल्यू का स्क्वायर चाहिए तो लिहाजा नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर हम निकालते गए। माइनस 4.8 का स्क्वायर 23.04। इसी तरह सेकंड वैल्यू में माइनस 2.8 का स्क्वायर 7.84, 0.2 का स्क्वायर 0.04 एंड सो ऑन। अब हमें एक्स आई माइनस म्यू के स्क्वायर के कॉलम का सम चाहिए, तो इस कॉलम का हमने सम निकाला। इन तमाम वैल्यूज को हमने वेरिएंस के फार्मूले में जब पुट किया 23.04 प्लस 7.84, 0.04, 4.84 और 27.04 और डिवाइड कर दिया कैपिटल एन से, नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 12.56 कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, जो सेकंड डाटा सेट था हमारे पास, उसमें स्कोर्स थे 30, 45, 55, 75 और 90। आपने सबसे पहले उसका मीन कैलकुलेट किया, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आपका मीन कैलकुलेट हो गया 59। अब आपने डाटा वैल्यूज को मेंशन किया टेबल में, एक्स आई माइनस म्यू निकाला, हर डाटा वैल्यू से उसके मीन को माइनस किया और फिर इस स्क्वायर डेविएशन निकाला गया। माइनस 29 का स्क्वायर 841, माइनस 14 का स्क्वायर 196, माइनस 4 का स्क्वायर 16। इन स्क्वायर डेविएशंस को वेरिएंस के फार्मूले में आपने पुट किया, इनका समेशन निकाला और डिवाइडेड बाय 5 किया, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। तो 454 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी वेरिएंस की, जो कि 12.56 से, जो कि सेट 1 का वेरिएंस आया था, उससे बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि सेट ए का डाटा कम स्कैटर्ड है और सेट बी का डाटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। नेक्स्ट जो आपका मेजर ऑफ स्कैटरनेस ऑफ डाटा है वो टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, अगर आपको वेरिएंस निकालनी आती है तो बहुत इजी है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंटरप्रेटेबल वैल्यू होती है, बिकॉज इसका सेम यूनिट होता है जो आपके ओरिजिनल डाटा का यूनिट है। जब आपने अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर टर्म खत्म हो गई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। बोथ साइड पे आपने वेरिएंस के फार्मूले में अंडर रूट लिया, सिग्मा स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट से कट गया और राइट साइड पे अंडर रूट ऑफ वेरिएंस बच गया। अब लास्ट एग्जांपल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास ए के डाटा सेट की निकाली गई, उसका हमने अंडर रूट लिया और वैल्यू आ गई 3.55। सेकेंड सेट का जो हमने वेरिएंस निकाला था 454 था, उसको हमने अंडर रूट लिया तो वैल्यू आ गई 21.26, जो रेड में मार्क की गई है। रेड में क्यों मार्क की गई है कि इससे आपको यह पता चल रहा है कि क्लास बी का स्कोर मोर वाइडली स्कैटर्ड है, अपने मीन वैल्यू से बहुत दूर है, और क्लास ए का स्कोर जो है वो अपनी मीन वैल्यू से करीब है। नेक्स्ट इस चैप्टर में बात की गई है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी स्टडी ऑफ चांस को कहते हैं, स्टडी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट को कहते हैं। कितनी फीसद चांस है कि कोई इवेंट हैपन होगा, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मुमकिनात की स्टडी, अगर आप देसी जुबान में समझना चाहें, प्रिडिक्शन निकालना, कि आप एक प्रिडिक्शन करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं।
डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट अवेलेबल। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। अब ये आउटकम क्या है? दिस आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं वो आपकी आउटकम्स कहलाते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि जिसके चांसेस हैं, जो इवेंट आप डिस्कस करेंगे, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे होंगे, उसको फेवरेबल आउटकम कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पे स्लाइड पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, फ्लिपिंग अ कॉइन। आपने एक सिक्का उछाला है, उसकी एक साइड को हेड और दूसरी साइड को टेल आपने कहा है। अब इसकी दो ही साइड्स हैं और पॉसिबिलिटी क्या है कि सिक्का या तो हेड शो करेगा या टेल। तो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है कि या हेड आएगा, हेड की भी वही प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल की भी वही प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो 50% चांस है कि हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। फ्लिपिंग अ कॉइन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 थी सैंपल स्पेस में, हेड और टेल। अब इनमें से अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हेड एक बार आ रहा है चूंकि दोनों में से, तो 1/2। और इसी तरह अगर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो टेल एक बार आ रहा है दोनों में, तो 1/2। नेक्स्ट आपके चैप्टर में जो टॉपिक है डेटा कलेक्शन के मेथड्स। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप डेटा कलेक्शन है। आपको उस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने के लिए डेटा चाहिए जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन लगाएं और कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। डेटा कलेक्शन के मेथड्स में पहला मेथड सर्वे है। आप एक क्वेश्चनर डिफाइन करते हैं, उस क्वेश्चनर में कुछ सवाल फिल करते हैं और उन सवालों को लोगों से जाकर उन पर उनकी राय लेते हैं। जो प्रोबेबल आंसर्स हैं वो आपने पहले से लिस्ट डाउन किए हुए होते हैं। आपको जो लोग मिलेंगे सर्वे फिल करने वाले, वो उन प्रोबेबल आंसर्स में से ही आंसर को टिक करेंगे ताकि आप बाद में इन आंसर्स पे डिकोडिंग कर सकें। अनडिफाइंड अनलिमिटेड ऑप्शंस कभी नहीं दिए जाते सर्वे में। अगर आप अनडिफाइंड या वैग ऑप्शंस देंगे तो लोग अपनी मर्जी के 20 आंसर दे देंगे, जो कि आपको बाद में एनालिसिस करने में मुश्किलात का सामना होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है एक ग्रोसरी स्टोर इन इस्लामाबाद सर्वे 50 कस्टमर्स टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट्स दे मोस्ट ऑफन बाय, कि कौन सी प्रोडक्ट्स यहां पर कस्टमर ज्यादा बाय करता है। 50 कस्टमर से डाटा लिया गया। अब इन कस्टमर्स के डाटा को जाके एनालाइज किया जाएगा। सेकंड मेथड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे को कहते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में सोच समझ रखने के मुताबिक चीजों को देखने को मुशाहिदा करना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने हमें मुशाहिदे के लिए कुछ हिस्सें दी हैं, सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, चखने की हिस्स, टच की हिस्स, ये हमारी मुशाहिदा करने की हिस्से हैं। इनसे जब हम मुशाहिदा करते हैं तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा है कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, वो नोट डाउन करता है अपने रेस्टोरेंट में लगाई गई सीटिंग अरेंजमेंट को कि किस सीट पर कौन सा कस्टमर ज्यादा बैठना पसंद करता है, कंफर्ट फील करता है, किस साइड वाले टेबल को लोग ज्यादा बुक करना चाहते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन है कि फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर टेबल नियर द एसी, नियर द विंडो लोग ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये उसे कैसे पता चला कि वो रोजाना की बुनियाद पर मुशाहिदा करता है कि जब कस्टमर एंटर होता है तो वो एसी के करीब वाले टेबल पे जाना चाहता है, विंडो के करीब वाले टेबल पे जाना चाहता है, कॉर्नर टेबल पे जाना चाहता है। थर्ड टूल इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, वेरिएबल्स पे फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, वेरिएबल्स की जो वैल्यू आपने कलेक्ट की हैं उनको एनालाइज करके कोई उनके असरात, कोई उनके रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर गिविंग वन ग्रुप प्रिंटेड नोट्स एंड अनदर ओनली लेक्चर्स, देन कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर। इसकी मिसाल आपको समझाई गई है कि एक उस्ताद
अपनी क्लास के 60 बच्चों को 30-30 बच्चों में तकसीम कर लेता है। 30 बच्चों का जो फर्स्ट ग्रुप बनाता है उसको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं लेक्चर के, और जो सेकंड ग्रुप 30 बच्चों का बनाया गया उसको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। अब 1 महीने के बाद इन दोनों ग्रुप्स का टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में आने वाले रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है कि इधर जिन 30 बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उनका स्कोर हाई आया है, या जिन बच्चों को नोट्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे उनका स्कोर हाई आया। इस बुनियाद पर वो डिसाइड कर लेगा कि प्रिंटेड नोट्स की जो एक्टिविटी है बच्चों को देने की वो बेटर है या नहीं है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है चैप्टर में डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप सर्वे या ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चनर्स के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा में कुछ एरर्स, कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ मिसिंग वैल्यूज, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं। अब इन डुप्लीकेट वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज, एरर वैल्यूज को रिमूव करने को डेटा क्लीनिंग कहते हैं। अगर आप इन वैल्यूज को रिमूव किए बगैर इन्हीं वैल्यूज पर काम करना शुरू कर देंगे और कोई रिजल्ट निकालेंगे अपनी रिसर्च एक्सपेरिमेंट का, तो इस रिजल्ट को बेहतर रिजल्ट नहीं माना जाएगा, चूंकि आपके डेटा में एरर्स मौजूद थे। तो लिहाजा डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स, रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज, रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज और एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी फ्रॉम द डेटा विच कैन कॉज हर्डल इन प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट रिजल्ट। अब यहां पर टेबल 5.1 में आपको ओरिजिनल डेटा दिखाया गया कि अली नाम के बच्चे के 84 स्कोर हैं, ALIE एली नाम के बच्चे के 90 स्कोर हैं। मेंशन कर दिया गया कि इनकरेक्ट नेम है, डुप्लीकेट नेम है। यहां पर स्पेलिंग गलत लिख दिए गए हैं और डुप्लीकेट नेम आ रहा है अली का। सारा के स्कोर ही नहीं मेंशन किए गए, ब्लैंक स्कोर है, तो सारा के स्कोर कैसे हासिल किए जाएंगे। अब क्लीन डेटा के नीचे एग्जांपल दिखाई गई है कि सबसे पहले अली के स्कोर 84, फर्स्ट रो ऑलरेडी ठीक थी। सेकंड में उस इनकरेक्ट नेम को ठीक किया गया, ALI अली, और 90 स्कोर। सारा के स्कोर मिसिंग थे, तो मिसिंग ग्रेड्स को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उसके लास्ट स्कोर से एवरेज ली जाए, या दोबारा से पेपर चेकिंग का बंडल निकाल के देखा जाए कि क्यों मिसिंग था। फॉर एग्जांपल लिखना भूल गए थे तो वहां से आप लिखेंगे। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए जाएंगे। अब मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे जो इनकम्प्लीट डेटा था सारा का, उसका ग्रेड मिसिंग था, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज आपकी बुक में बताई गई हैं। सबसे पहले इंपुटेशन, कि आप मिसिंग वैल्यू के लिए उस बच्चे के एग्जिस्टिंग डेटा का एस्टीमेट निकाल लें। फॉर एग्जांपल सारा ने क्लास एवरेज स्कोर 87 मेंटेन किया अपने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर के कंप्लीट डेटा सेट में, और वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं हुई, तो आपके टीचर ने ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त डिसाइड किया कि हम इसके साल के, पिछले साल के एवरेज स्कोर को इसके अंदर मेंटेन कर लेते हैं एज ए डेटा सेट। तो 87 स्कोर उसका एवरेज स्कोर था लास्ट डेटा में, वही इस्तेमाल कर लिया गया ताकि डेटा करेक्ट हो जाए। सेकंड मेथड फ्लैगिंग। फ्लैगिंग से क्या करते हैं, आप एक नोट ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पर मिसिंग स्कोर था तो उसके साथ आपने एक नोट ऐड कर दिया ट्रैक करने के लिए कि जो डेटा एनालिस्ट है वो अवेयर हो इस बात से कि इस जगह पर मेरे डेटा सेट में इनकम्प्लीट डेटा अवेलेबल है, ताकि वो एनालिसिस करते वक्त इस चीज को नोट डाउन कर ले कि यहां पर मिसिंग डेटा सेट था। या तो वो इसको इग्नोर करेगा या इसकी कोई एवरेज वैल्यू सेट करेगा। उसको पता होगा कि ये एक्सेप्शन केस है। अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में वो मेंशन कर देगा कि फलां फलां इतने परसेंट जो है डिस्क्रिपेंसी इसके अंदर पाई जाती है। एरर की परसेंटेज इसमें 1 या 2% है बिकॉज के हमारे कुछ डाटा आइटम्स मिसिंग थे। थर्ड जो मेथड है वो है रिमूवल, कि ऐसे रिकॉर्ड को जिसको आप अपने डेटा सेट में ठीक ना कर पा रहे हो, मिसिंग एंट्रीज हो, रिस्क इन्वॉल्व हो कि इसको डेटा सेट में इन्वॉल्व करके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है, गलत रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है,
आप उस रिकॉर्ड को रिमूव फ्रॉम द डेटा सेट कर देंगे, उस सारी वैल्यू को आप अपने रिकॉर्ड से निकाल देंगे ताकि आपके एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट प्योर डेटा सेट पे हो और बेहतरीन रिजल्ट जनरेट हो। नेक्स्ट इस चैप्टर में डेटा विजुअलाइजेशन को डिस्कस किया गया। विजुअलाइजेशन क्या चीज है? विजुअल के वर्ड से निकला है। विजुअल फॉर्मेट के आंख से दिखने वाली चीज, तस्वीरी शक्ल में दिखने वाली चीज, ग्राफ्स और चार्ट्स का डिस्कस हो रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब कि डेटा को तस्वीरी शक्ल में पेश किया जाए जिससे उसका तकाबली जायजा किया जा सके। उसके मेथड्स में ग्राफ्स और चार्ट्स आते हैं। इससे क्या फायदा होता है? आप क्विकली पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, डेटा के एनालिसिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में बहुत से बच्चे क्रिकेट मैच देखते होंगे। 50 ओवर्स का मैच है, आप कॉलेज गए हुए थे, मैच मिस हो गया, आप घर आए, टीवी लगाया, क्रिक इन्फो की वेबसाइट खोली, 50 ओवर्स के मैच की समरी आ रही है और तमाम ओवर्स के ऊपर बार चार्ट बना हुआ है। अब जिस ओवर के ऊपर बहुत लंबा बार चार्ट बना हुआ है, इसका मतलब है कि 25वें ओवर फॉर एग्जांपल के ऊपर बार चार्ट बहुत बड़ा है, तो 25 ओवर में इस टीम को बहुत पिटाई हुई, 20 स्कोर पड़े, 25 स्कोर पड़े, आपको फौरन पता चल जाएगा। तो इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन के जो टूल्स हैं, ग्राफ्स और चार्ट, वो आपको क्विक स्टडी देते हैं अपने डेटा पैटर्न्स की। अब यहां पर कुछ सैंपल के तौर पे विजुअलाइजेशन के एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहली बार चार्ट दी गई है। इस ग्राफ में हमेशा दो कैटेगरीज ली जाती हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अब यहां वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज बताई गई हैं और एक्स एक्सिस पे आपके पास आपकी वैल्यू बताई गई है कि किस चीज की आप डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी को। राइट साइड पे आपके पास प्रोडक्ट 1 को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और प्रोडक्ट 2 को ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहां पर दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए ब्लू प्रोडक्ट जो है वो राउंड अबाउट 700 तक वैल्यू स्कोर कर रही है। इसी तरह जो ऑरेंज प्रोडक्ट है वो 450 या 400 समथिंग तक वैल्यू स्कोर। तो आप फौरन से समझ जाएंगे कि सेल्स फिगर प्रोडक्ट 1 का बड़ा है और प्रोडक्ट 2 का कम है। इसी तरह यहां पर भी प्रोडक्ट 1 ब्लू वाले का सेल्स फिगर ज्यादा है, 800 प्लस है, और प्रोडक्ट 2 येलो वाले का सेल्स फिगर जो है वो समथिंग लाइक 600 पे। तो इन अ वन लुक फौरन से आपको पता चल जाता है कि मेरे डेटा आइटम में कौन सी चीज एक्सेल कर रही है और कौन सी चीज लैग कर रही है। इसी तरह सेकंड नंबर पे लाइन ग्राफ को डिस्कस किया गया है जो टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके डेटा ट्रेंड को शो करता है। अब यहां पर एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यूज ली गई है कि सुबह 10 बजे -2 डिग्री था, 12 बजे 0 डिग्री पे पहुंच गया, 2 PM पे 4 डिग्री पे पहुंच गया, 4 PM पे वापस आना शुरू हो गया 2 डिग्री पे, और 6 PM पे -4 और 8 PM पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस तरीके से टाइम से रिलेट करके लाइन ग्राफ बनाया गया टेम्परेचर के ट्रेंड का। इसी तरह स्कोर के ट्रेंड का भी बनाया जा सकता है, विकेट्स के फॉल का भी बनाया जा सकता है। इसको लाइन ग्राफ कहते हैं जिसमें आप डेटा पैटर्न को लाइन के जरिए पॉइंट्स लगाकर शो करते हैं। थर्ड नंबर पे आपके पास हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम में आपके पास ग्रुप डेटा की क्लास बाउंड्रीज ली जाती हैं और उन क्लास बाउंड्रीज पे जो मीन वैल्यू आ रही होती है उसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है। तो ये भी आपको डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि 50 से 55 स्कोर वाले बच्चे एक है, 56 से 60 स्कोर जिन्होंने किया है वो 2 बच्चे हैं, 61 से 65 जिन्होंने स्कोर किया है वो 5 बच्चे हैं क्लास में, 71 से 79 स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, 81 से 85 वाले 2 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। तो ये भी आपको इन अ वन लुक बता देता है कि आपको पैटर्न स्टडी करना आसान हो गया। एंड फोर्थ नंबर पे स्कैटर प्लॉट को डिस्कस किया गया। स्कैटर प्लॉट आपकी स्कैटरनेस ऑफ डेटा को शो करता है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और एग्जाम स्कोर से रिलेटेड करके स्कैटर प्लॉट बनाया गया। अब जैसे जैसे
आपके नंबर ऑफ आवर स्टडी बढ़ रहे हैं तो एग्जाम का स्कोर भी इंक्रीज कर रहा है। अगर आप 2 आवर स्टडी करने वाले बच्चों का स्कोर देखें तो वो 20 और 40 के दरमियान आ रहा है। 4 घंटे वालों का अप्रोचेस टू 40 आ रहा है। 6 घंटे जिन बच्चों ने पढ़ा है राउंड अबाउट 50 टू 60 के दरमियान आ रहा है। 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का स्कोर 80 तक मार्क कर रहा है और 10 घंटे बच्चों का पढ़ने वालों का स्कोर 100 पे मार्क कर गया। तो ये रिलेशनशिप बयान कर रहा है आपका दो वेरिएबल्स के दरमियान बाय यूजिंग स्कैटर प्लॉट। तो विजुअलाइजेशन के जो टूल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं क्विक स्टडी करने के लिए, डाटा पैटर्न्स की, क्विक डिसीजंस लेने के लिए डाटा पैटर्न की। अब इसमें आप खुद अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट को इस्तेमाल करते हुए चार्ट्स और ग्राफ बना सकते हैं। आपकी आगाही के लिए एक मेथड मेंशन कर दिया यहां पे कि सबसे पहले आप अपनी स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल मंथ्स इन 1 कॉलम लिखें और उसके बाद उसकी सेल्स वैल्यूज को लिखना शुरू कर दें। जिस डाटा का आप चार्ट बनाना चाहते हैं कर्सर और माउस की मदद से उसको हाईलाइट करें, सिलेक्ट करें। उसके बाद ऊपर टूल बार में सिलेक्ट करके अपने ग्राफ की टाइप सिलेक्ट करें। चार्ट की लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं, बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स मेंशन करें। तो 1 क्लिक पे आपके पास सबमिट करने के बाद चार्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो जाएगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सवाल करना हो आपने, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।